दो हंसों की कहानी। मानसरोवर में दो स्वर्ण हंस रहते थे। दोनों हंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और दोनों का आकार भी अन्य हंसों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। दोनों समान रूप से गुणवान और सिलवान भी थे। फर्क था तो बस इतना कि उनमें एक राजा था और दूसरा उसका वफादार सेनापति। वानरासी नरेश ने जब उनके विषय में सुना तो उनके मन में उन हंसों को पाने को प्रबल इच्छा जागृत हुई। तत्काल उसने अपने राज्य में मानस सदृश एक मनोरम सरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें हर प्रकार के आकर्षण जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के कमल जैसे पद्मन, उपल, कुमुद, पुंडरीक, सौगंधित, तमरस और कहलर विकसित करवाए। मत्स्य और जलीय पक्षी की सुंदर प्रजाति भी वहाँ बसाई गई। साथ ही राजा ने वहाँ बसने वाले सभी पंछी की पूर्ण सुरक्षा भी घोषणा करवाई, जिससे दूर दूर से आने वाली पंछी स्वच्छंद भाव से वहाँ विचरण करने लगे। एक बार वर्षा काल के बाद जब हेमंत ऋतु आरंभ हुआ और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा, तब मानस के दो हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित सरोवर पर पड़ी। सरोवर की स्वच्छता और उसमें तैरते रमणीय पंछियों की स्वच्छता उन्हें सहज ही आकर्षित कर गई। तत्काल वो नीचे उतर आए और महीनों तक वहाँ की सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छता का आनंद लेते रहे। अंतर्गत वर्षा ऋतु के आरंभ होने से पूर्व वे फिर मानस को प्रस्थान कर गए। मानस पहुंचकर उन्हें अपने साथियों के बीच वाराणसी के कृत्रिम सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सारे के सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने को तत्पर हो उठे। हंसों के राजा युधिष्ठिर और उनके सेनापति समुख ने अन्य हंसों की इस योजना को सुमचित नहीं माना। युधिष्ठिर ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन न करते हुए यह कहा कि पंछी और जानवर की एक प्रवृत्ति होती है, वे अपनी संवेदनाओं को अपने चीखों से प्रकट करती है, किंतु जंतु जो कहलाता है मानव बड़ी चतुराई से करता है। अपने भागियों को प्रस्तुत जो होता है उनके भावों के ठीक विपरीत। फिर भी कुछ दिनों के बाद हंस राजा को हंसों की जीत के आगे झुकना पड़ा और वह वर्षा ऋतु के बाद मानस के समस्त हंसों के साथ वाराणसी को प्रस्थान कर गए। जब मानस के हंसों का आगमन वाराणसी के सरोवर में हुआ और राजा को इसकी सूचना मिली तो उसने अपने एक निषाद को उन दो विशिष्ट हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया। एक दिन युधिष्ठिर जब सरोवर की तट पर सचेत भ्रमण कर रहा था, तभी उनके पैर निषाद द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़े। अपने पकड़े जाने की चिंता छोड़ उसने अपनी तीव्र चीखों से अपने साथी हंस को तत्काल वहां से प्रस्थान करने को कहा, जिससे मानस के सारे हंस वहां से क्षण मात्र में अंतर्धान हो गए। रह गया तो केवल उसका एकमात्र वफादार हमशक्ल सेनापति समुख। हंसराज ने अपने सेनापति को भी उड़ जाने की आज्ञा दी, मगर वहाँ दृढ़ता के साथ अपने राजा के पास ही जीना मरना उचित समझा। निषाद जब उन हंसों के करीब पहुँचता तो वहाँ आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पकड़ा गया तो उसने एक ही हंस था, फिर भी दूसरा उसके सामने निर्भीक खड़ा था। निषाद ने जब दूसरे हंस से इसका कारण पूछा तो वह और भी चकित हो गया, क्योंकि दूसरे हंस ने उससे यहाँ बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी वफादारी और स्वामी भक्ति है। एक पंछी के मुख से ऐसी बात सुनकर निषाद का हृदय परिवर्तन हो गया। वह एक मानव था, किंतु मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था और प्राणतिताप से अपना जीवन निर्वाह करता था। शीघ्र ही उस निषाद ने अपनी जागृत मानवता के प्रभाव में आकर दोनों ही हंसों को मुक्त कर दिया। दोनों हंस कोई साधारण हंस तो थे नहीं। उन्हें अपने दूरदृष्टि से यह जान लिया था कि वह निषाद निस्संदेह राजा के कोप का भागी बनेगा। अगर निषाद ने उनकी जान बख्शी थी तो उन्हें भी निषाद की जान बचानी थी। अंत तत्काल में निषाद के कंधे पर सवार हो गए और उसे राजा के पास चलने को कहा। निषाद के कंधे पर सवार जब वे दोनों हंस राजदरबार पहुँचे तो समस्त दरबारीगण चकित हो गए। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयत्न किया था वे स्वयं ही उसके पास आ गए थे।
विस्मित राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उनके तत्काल ही निषाद को राजदंड से मुक्ति कर पुरस्कृत किया। उसने फिर उन ज्ञानी हंसों को आतिथ्य प्रदान किया तथा उनकी देशनाओं को राजदरबार में सादर सुनाता रहा। इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा की आतिथ्य स्वीकार कर दोनों ही हंस पुनः मानस को वापस लौट गए।